Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter number 5, Messages from the Mountain, from New Oxford Modern English book 4, and it is the third edition of this book. लेकिन अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और किसी भी कमेंट क्यूरी या सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। The first section of exercise is section A, comprehension. Answer the following questions. यहाँ पे हमें कुछ questions given है, पहले इनको देखते हैं फिर इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास A, where does Uncle Rafi work? अंकल रफ़ी कहाँ काम करते हैं? B, where is Alia and Aftab's father? आलिया और आफ्ताब के अबू कहाँ हैं? C, how do Rafi, Mom, Alia and Aftab stay healthy? यानी ये सब लोग अपनी सेहत के लिए क्या करते हैं, सेहतमंद रहने के लिए क्या करते हैं। डी, इन व्हाट वे इज़ आलिया लाइक हर अंकल? आलिया किस तरह से अपने अंकल से मिलती जुलती है या उसकी कौन सी आदत है जो उनसे मैच करती है। ई, व्हाट आर द मार्क्स ऑन द रॉक वॉल? जो पत्थर की दीवार थी उसके ऊपर जो निशान बने थे वो क्या थे। इन रफ़ीज़ फ़ोटोग्राफ इन द विलेज, जो अंकल रफ़ी ने उनको फ़ोटोग्राफ गाँव से भेजा था। व्हाट डज़ आफ्ताब थिंक दे आर? और आफ्ताब ने क्या समझा कि ये क्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ एफ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्लेशियर आलिया हैज़ लर्नड अबाउट इन स्कूल? उस ग्लेशियर का नाम क्या है जिसके बारे में आलिया ने स्कूल में पढ़ा। वेयर इज़ इट, ये है कहाँ पर। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग टू इट, और इसके साथ क्या हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हैं ए, ही वर्कड फॉर अ ट्रैवल कंपनी इन कराची, यानी उनके अंकल जो है वो कराची में एक ट्रैवल कंपनी के लिए काम करते हैं। बी है, देयर फादर हैड गॉन टू बाई फूड फॉर डिनर, उनके वालिद रात के खाने के लिए सामान यानी खुराक वगैरह खरीदने के लिए गए हैं। सी, दे आर हेल्दी, दे ईट हेल्दी फूड एंड टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स, वो सेहत बख्श किस्म का खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं और खेलों में भी हिस्सा लेते हैं सेहतमंद रहने के लिए। इसके बाद है डी, शी इज़ एडवेंचरस लाइक हर अंकल, यानी वो भी अपने अंकल अपने मामू की तरह वो भी एडवेंचरस है, मुहिम जो उसको पसंद है। ये है, दैट इज़ एंशियंट राइटिंग बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स बट आफ्ताब थिंक इट इज़ ग्राफिटी, यानी वो बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उनकी एक कदीम वहाँ पे राइटिंग थी, तहरीरें थी, लेकिन आफ्ताब ने समझा कि ये किसी ने कोई निशान वगैरह जैसे ग्राफिटी बोलते हैं कि खुद से कुछ आर्ट बनाया हुआ है फ्री हैंड के साथ, तो उसने समझा ये ऐसा कुछ है। फिर शी लर्नड अबाउट टैस्मैन ग्लेशियर एंड इट हैज़ बीन रिसीडिंग सिंस द 1990s, जो आलिया ने अपने स्कूल में जिस ग्लेशियर के बारे में पढ़ा है उस ग्लेशियर का नाम है टैस्मैन ग्लेशियर, और वो 1990 यानी 1990 से वो मुसलसल पिघलता चला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बाद हमें कुछ और क्वेश्चंस गिवन है। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफ़िकल्ट, ये क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल हैं पहले वाले सवालात से। डिस्कस देम फर्स्ट, उनको पहले डिस्कस करें। जी है हमारे पास, हु इज़ ओल्डर, कौन बड़ा है, आलिया और आफ्ताब, आलिया या आफ्ताब। हाउ कैन यू टेल, और ये आप कैसे बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में इनकी एज मैंशन नहीं की गई। इसके बाद है एच, आलिया टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, आलिया क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी यानी माहौलियाती तब्दीली के बारे में बात करी है। व्हाट डज शी से अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर्स, उसने इस माहौलियाती तब्दीली के बारे में क्या बातें की और इन तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर्स के ऊपर इसके क्या असरात हैं उनके बारे में बात करें। यहाँ पर जो मैं दोनों क्वेश्चंस गिवन हैं इनमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आलिया इज़ ओल्डर, आलिया बड़ी है, बिकॉज आफ्ताब वॉज अफ्रेड ऑफ ब्रिज, आफ्ताब उस ब्रिज से उस पुल से डर रहा था। बट आलियाज़ नॉलेज अबाउट द ब्रिज वॉज मोर देन आफ्ताब, लेकिन आलिया का जो नॉलेज था उस ब्रिज के बारे में वो आफ्ताब से ज़्यादा था, यानी वो पढ़ना जानती थी, इससे हमें पता चलता है कि वो बड़ी थी। और क्वेश्चन एच है, इसका आंसर है आलिया सेड, आलिया ने कहा ग्लेशियर्स आर नॉट जस्ट देयर टू बी लुक्ड एट, ग्लेशियर्स सिर्फ इसलिए नहीं होते कि उनको जाकर देखा जाए, यहाँ पे भी विजिट किया जाए। इफ़ द ग्लेशियर्स मेल्ट, अगर ग्लेशियर मेल्ट हो गए, पिघल गए, द टेम्परेचर ऑन अर्थ विल राइज, ज़मीन का तो जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाएगा। एंड द क्लाइमेट अक्रॉस द वर्ल्ड विल चेंज, और पूरी दुनिया में एक माहौलियाती तब्दीली आ जाएगी। देयर विल बी फ्लडिंग एंड शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाएंगे और जो फ्रेश वाटर है पीने का जो पानी है उसकी कमी हो जाएगी।
इसके बाद यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस और गिवन हैं जो कि एक स्टेटमेंट के बारे में है जो चैप्टर से ही चूज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी से एक लाइन ली है। लाइन है आलिया लाफ्ट, आलिया हंसी, इट्स नॉट ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है आफ्ताब। और 3 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है, आपने डिफाइन करना है इसको, डेफिनेशन बतानी है ग्रेविटी के मीनिंग क्या होता है। बी है व्हाट डिड आफ्ताब थिंक वाज ग्रेविटी, यानी आफ्ताब ने जिस चीज़ को ग्रेविटी समझ लिया वो क्या थी। एंड सी में है वाई वॉज अंकल रफ़ी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट, अंकल रफ़ी उसकी प्रोटेक्शन क्यों चाह रहे थे, उसकी हिफाजत करना क्यों चाह रहे थे, जो भी वहाँ पर जो तहरीर थी, जो कदीम एंशिएंट लैंग्वेज थी, उसको क्यों सेव करना चाह रहे थे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटी होता क्या है, ग्रेविटी का मतलब क्या है। ए दैट विच हैज़ बीन स्क्रिबल्ड रिटन इन अ स्क्रॉल्ड और केयरलेस हैंड, जो भी केयरलेस हैंड यानी बिल्कुल बेफिक्री के साथ कोई चीज़ अगर कहीं पे ड्रॉ की जाती है या बनाई जाती है और उसमें राइटिंग का ख्याल नहीं किया, यानी बहुत भद्दी राइटिंग यूज़ की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। बी है आफ्ताब थिंक्स दैट राइटिंग ऑन द रॉक वाज ग्रेविटी, वो जो राइटिंग जो तहरीर थी, जो कदीम ज़बान लिखी हुई थी, उसके बारे में आफ्ताब ने समझा कि ये ग्रेविटी है। और सी में है बिकॉज इट वॉज़ वेरी ओल्ड एंड इट टेल्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ द एरिया। अब यहाँ पे अंकल रफ़ी उसकी हिफाजत इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि ये बहुत कदीम थी और बहुत वहाँ उस जगह का एक सकाफ़ती विरसा समझ लें इसको, कि वहाँ की ये कल्चर के बारे में, वहाँ की तारीख़, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में ये हमें बताती थी, इस वजह से वो इसकी हिफाजत करना चाह रहे थे। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी वर्किंग विद वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ यूज़ अ डिक्शनरी टू लुक अप द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, इसका हमने मीनिंग बताने हैं। वर्ड्स हैं एल्पाइन, एवलांच, एनोरैक, कैराबाइनर, ग्लेशियर, आइस पिक, नॉट, पीक एंड समिट। यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है दैट इज़ एल्पाइन। एल्पाइन एक स्पेशल जो एक माउंटेन है उसका नाम भी है, लेकिन कोई चीज़ अगर माउंटेन से रिलेटेड है तो उसको भी हम एल्पाइन बोलते हैं। इसका मीनिंग हो सकता है रिलेटेड टू माउंटेन्स, यानी पहाड़ों के मतलब कोई भी चीज़। नंबर 2 है अ लार्ज मैस ऑफ बॉडी ऑफ स्नो एंड आइस स्लाइडिंग स्विफ्टली डाउन अ माउंटेन साइड। और ये वर्ड एवलांच का मीनिंग है कि जब बर्फ़ से या स्नो यानी आइस से या स्नो से कोई भी बहुत बड़ी सी बॉडी बन जाती है जो कि स्लोली माउंटेन से स्लाइड कर रही होती है, तो उस बॉडी को हम एवलांच बोलते हैं। नंबर 3 पे है अ काइंड ऑफ हैवी जैकेट। एनोरैक का मीनिंग होता है एक हैवी जैकेट होती है जो बर्फानी इलाकों में यूज़ की जाती है, उसको हम एनोरैक बोलते हैं। नंबर 4 पे जो वर्ड है हमारे पास दैट इज़ कैराबाइनर। इसका मीनिंग है मेटल रिंग विद द स्प्रिंग क्लिप यूज्ड इन माउंटेनियरिंग टू अटैच टू रॉप्स। तो रस्सियों को जोड़ने के लिए या किसी और चीज़ को भी हुकअप करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, मेटल का एक रिंग होता है, उसको हम बोलते हैं कैराबाइनर। नंबर 5 पे है हमारे पास ग्लेशियर, अ स्लोली मूविंग मैस ऑफ आइस। बर्फ़ से बना हुआ एक बहुत बड़ी सी जिसामत की चीज़ जो कि बहुत स्लोली मूव कर रही है। नंबर 6 पे जो वर्ड है हमारे पास दैट इज़ आइस पिक, अ हैंड टूल एंडिंग इन अ स्पाइक फॉर शिपिंग आइस। बर्फ़ हटाने के लिए या बर्फ़ को तोड़ने के लिए जो एक आला यूज़ किया जाता है, टूल यूज़, औज़ार इसको बोलते हैं, टूल को औज़ार वो कहते हैं, एक औज़ार यूज़ किया जाता है। इसके आखिर में एक स्पाइक टाइप की चीज़ बनी होती है इसके एक किनारे पे, इसको हम बोलते हैं आइस पिक। नंबर 7 पे हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ नॉट, उर्दू में हम इसको गिरा लगाना भी बोलते हैं। एनी फैसिंग्स फॉर्म्ड एंड टाइंग अ पीस ऑफ रोप, रस्सी के टुकड़े को बांधने के लिए, किसी भी चीज़ को बांधने के लिए जब उसको लपेटते हैं तो ऐसी जो एक शक्ल बनती है उसको हम नॉट बोलते हैं। नंबर 8 पे है हमारे पास वर्ड पीक। इसका मतलब होता है पीक सजेट्स द हाईएस्ट अमंग अदर हाई पॉइंट्स। कोई भी हाई पॉइंट है उनमें से जो सबसे ऊंचे वाला पॉइंट है उसको हम पीक बोलते हैं। यानी किसी ग्राफ में कोई ऐसी जगह है तो उसको भी हम ऊंची वाली जो होती है उसको पीक बोलते हैं। और वैसे चोटियों के लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी माउंटेन्स, यानी किसी पहाड़ की जो ऊपर चोटी होती है, सबसे ऊपर वाला एरिया, तो उसको हम पीक बोलते हैं। उर्दू में इसके लिए चोटी का वर्ड यूज़ किया जाता है। और लास्ट वर्ड है समिट, द टॉप मोस्ट लेवल अटेनेबल। कोई भी जो सबसे ऊपर सबसे ऊंचा वाला जो लेवल है अटेन किया जा सके, जिस पर पहुंचा जा सके, उसको हम बोलते हैं समिट। इसके लिए भी उर्दू लैंग्वेज में हम बुलंदी, चोटी या अरूज या बुलंदी से रिलेटेड कोई भी जो वर्ड है वो इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस बट ऐड एडजेक्टिव्स टू मेक द सेंटेंसेस मोर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं लेकिन इसके साथ हमने एडजेक्टिव्स को भी ऐड करना है ताकि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सके। एग्जाम्पल है हमारे पास द अमेजिंग एल्पाइन एयर मेक्स यू फील अलाइव। यहाँ पे एल्पाइन तो है लेकिन उसके साथ अमेजिंग का वर्ड ऐड कर दिया गया है। इसके बाद हमारे पास डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज दैट कंपेयर वन थिंग टू अनदर। इसकी 3 डिग्रीज होती हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं 3 चीज़ों का या एक से ज़्यादा चीज़ों का आपस में, यानी कोई चीज़
अच्छी है और दूसरी चीज़ उससे ज़्यादा बेहतर है और तीसरी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, तो इसके लिए हम ये कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज़ को। सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल गिवन है दैट इज़ प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटी, यानी कोई चीज़ अच्छी है तो हम उसको प्रीटी बोलेंगे, प्यारी को। ज़्यादा प्यारी है तो उसको प्रीटियर बोलेंगे जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो जाएगा, और जब दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन होगा तो उसको हम प्रीटीएस्ट बोलेंगे, यानी वो चीज़ सबसे प्यारी है। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है उसको तो सॉल्व कर दिया गया है एग्जाम्पल में। सेकेंड वर्ड से हम सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वर्ड है एवलांच। द ह्यूज एवलांच स्ट्रक द स्की रिजॉर्ट इन द लेट आफ्टरनून। नंबर 3 पे है एनोरेक। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन वियरिंग अ ब्लैक एनोरेक। नंबर 4 पे वर्ड है कैराबाइनर। अ फॉल्टी कैराबाइनर कॉज द एक्सीडेंट। नंबर 5 पे पास है ग्लेशियर। द बिग ग्लेशियर डिसलोकेटेड ग्रेट स्टोन्स। 6 पे है आइस पिक। Goggles and new ice picks were stored in skin bags. Number 7 पे जो word है that is knot. I can't untie this tight knot. 8 पे जो word है that is peak. The high peak loomed through the fog. Number 9 पे जो word हमें given है that is summit. They climbed up the mountain and reached the summit. इसमें आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हमें गिवन है उसके साथ हमने एक और वर्ड को ऐड किया है, उसको ज़्यादा क्लियरली डिफाइन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट दिस टेबल ऑफ एडजेक्टिव्स, यूज़ द वर्ड्स इन ऑरल सेंटेंसेस। और यहाँ पे जो टेबल है इसको हमने फिल करना है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हमें गिवन है उनमें से कुछ की जो फर्स्ट डिग्री है वो हमें दे दी गई है, कुछ की सेकेंड और कुछ की थर्ड, यानी कुछ वर्ड्स के हमें जो कंपैरेटिव डिग्रीज़ हैं वो बता दी गई हैं, कुछ की सुपरलेटिव डिग्रीज़ बता दी गई हैं, और बाकी जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनको हमने फिल करना है। उसके बाद आप खुद से इसको सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड हमें फिल कर दिया गया है बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। इसके बाद है स्मॉल, इसकी सेकेंड जो डिग्री होगी वो उसमें हो जाएगा स्मॉलर, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट जो है उसमें सेकेंड डिग्री हमें बता दी गई है स्मूदर, इसका फर्स्ट वर्ड होगा स्मूथ, एंड थर्ड बॉक्स में हम लिखेंगे स्मूदेस्ट। इसके बाद है रिच, रिचर एंड रिचेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ पुअर, पुअरर एंड पुअरेस्ट। सेकेंड लास्ट वर्ड इज़ लो, लोअर, लोएस्ट, एंड लास्ट वर्ड इज़ हाई, हायर एंड हाईएस्ट। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। फैक्ट एंड ओपिनियन, यहाँ पे हम इन दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। अ फैक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रू। फैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको उर्दू में फैक्ट के लिए हक़ाइक़ का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी एक हकीकत जो एक सच्ची बात है। फैक्ट्स कैन बी प्रूव्ड, इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं। और एन ओपिनियन इज़ समथिंग दैट समवन थिंक्स और बिलीव्स। और ओपिनियन ऐसी चीज़ है जो हर शख्स का डिफरेंट हो सकता है, यानी हर इंसान अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक किसी चीज़ के बारे में जो बात सोचता है उसको हम ओपिनियन बोलते हैं। और जो चीज़ ग्लोबली एक प्रूव की जा सकती है, यूनिवर्सली होती है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट्स एंड विच आर ओपिनियंस। कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, 6 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से हमने सेपरेट करना है कि फैक्ट्स कौन से हैं और ओपिनियंस कौन से हैं, उस डेफिनेशन के बेस पे जो हमें यहाँ पर इस सेक्शन में बता दी गई है। सबसे पहले हम सेपरेट कर लेंगे फैक्ट्स को। स्नो इज़ कोल्ड, बर्फ़ ठंडी होती है और ये सबको पता है, तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके बाद है एन ईगल इज़ अ बर्ड, ईगल एक बर्ड है, ये भी सबको पता है, तो ये भी एक हकीकत है, यानी फैक्ट है। और थर्ड पे हमारे पास सी वाटर इज सॉल्टी, समंदर का पानी सॉल्टी होता है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता इस बात से, तो ये भी हमारे पास फैक्ट की एक एग्जांपल है। इसके बाद बारी आती है ओपिनियन की। नंबर 1 पे है स्नो इज़ प्रिटी, बर्फ़ खूबसूरत होती है या प्यारी होती है, यानी हर बंदे को नहीं प्यारी लगती, कुछ को अच्छी लग सकती है, कुछ को नहीं लग सकती, ये आपकी अपनी पसंद नापसंद पे बेस करता है, इसको हम ओपिनियंस में शामिल करते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट दैट इज़ ईगल्स आर ग्रम्पी, ईगल्स ग्रम्पी होते हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो ये भी ओपिनियन में आएगा। इसके बाद है लेमनेड टेस्ट बैड, अब ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी पे, अपने जायके पे डिपेंड करता है, अपने टेस्ट वर्ड्स पे डिपेंड करता है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद कोई जायका, तो ये भी ओपिनियंस में आ जाएगा क्योंकि ये लोगों की अपनी ज़ाती राय है, इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, आलिया एंड आफ्ताब हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, व्हाट आर देयर ओपिनियंस। यानी आलिया और आफ्ताब दोनों की अपनी अपनी राय थी हुसैनी पुल के बारे में, जो वहाँ पर एक मोलक पुल बना हुआ है, तो उसके बारे में जो उनकी राय थी वो आपने बतानी है कि वो दोनों इसके बारे में किस तरह से अलग अलग सोच रहे थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर, इस तस्वीर को देखें, ऑफ द ब्रिज अगैन, उस पुल की दोबारा से तस्वीर देखें, राइट डाउन योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन लिखिए,
अबाउट इट इसके बारे में, कैन यू स्टेट सम फैक्ट्स अबाउट इट, क्या इसके बारे में आप कुछ फैक्ट्स भी बता सकते हैं। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को आंसर करेंगे। आलिया आफ्ताब का जो ओपिनियन है उस ब्रिज के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्ताब वॉज अफ्रेड ऑफ द ब्रिज, आफ्ताब उस ब्रिज से डरा हुआ था बिकॉज इट लुक्स वूबली, उनके वो बहुत ऐसे लग रहा था जैसे बहुत हिलेगा और मूव करेगा अपनी जगह से। आलिया वॉज नॉट अफ्रेड, आलिया बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर नॉलेज, उसके नॉलेज के मुताबिक इट लुक्स डेंजरस, ये खतरनाक नज़र आता है, बट वॉकिंग ऑन इट विल बी फन, लेकिन इसके ऊपर चल के बहुत मज़ा आएगा, यानी हम बहुत लुत्फानंदोज़ होंगे अगर हम इसके ऊपर चलने का मौका मिले तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, नहीं आपने अपना ओपिनियन बताना है इसके बारे में। आफ्टर केयरफुली वॉचिंग द पिक्चर, इस तस्वीर को बहुत मोहतात होकर देखने के बाद, आई केम टू नो दैट दो इट वाज फन टू वॉक ऑन दिस ब्रिज, यानी अगरचे इस पुल के ऊपर चल के बहुत मज़ा आने वाला था या बहुत फ़न होना था, बट इट वाज स्टिल डेंजरस, लेकिन ये फिर भी ख़तरनाक था। there were there were no safety walls, only ropes were there on both sides of the bridge, यानी सेफ्टी वॉल वहाँ पे नहीं थी, एक हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज है, तो इसके लिए दोनों साइड पे इसके कोई सेफ्टी वॉल नहीं है, और कोई भी अगर वहाँ इंसान वहाँ पर जाए उसको चक्कर भी आ सकते हैं या तबीयत ख़राब हो सकती है उसकी, तो फ़न अपनी जगह लेकिन ये डेंजरस भी था। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और फैक्ट्स इसमें ऐड करना चाहते हैं इस आंसर में, तो आपको आसानी से गूगल से इसके बारे में फैक्ट्स मिल सकते हैं, यानी इसकी लेंथ वगैरह के बारे में आप बता सकते हैं और विलेज का नाम बता सकते हैं जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। इस तरह से इसकी और डिटेल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लुक एट दिस मैप, इस मैप को देखें, ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का है। फाइंड प्लेसेस ऑन इट, इस पर जो मकामात हैं उनको तलाश करने की कोशिश करें। टॉक टू योर पार्टनर, अपने साथी से बात करें अबाउट वेयर द प्लेसेस आर बाय यूजिंग द कंपास डायरेक्शन, और कंपास को यूज़ करें डायरेक्शंस के लिए, ताकि आपको पता चल सके ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। यहाँ पे पिक्चर में ही हम देख सकते हैं एक बच्चे के लिए जो स्पीच क्लाउड है उसमें लिखा है गिलगित इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, यानी उसने इसकी लोकेशन बताई है कि पाकिस्तान के मैप में ये किस जगह पर वाक़ है। द अरेबियन सी इज़ साउथ वेस्ट ऑफ कराची, कराची का साउथ वेस्ट में हमारे पास अरेबियन सी है। इस तरह आप डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट सिटीज़ को देख सकते हैं, मैप के ऊपर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज़ सेक्शन ई, कॉम्पोजिशन। फाइंड आउट सम फैक्ट्स, कुछ हक़ाइक़ तलाश करने की कोशिश करें अबाउट द प्लेस दैट यू हैव विजिटेड, किसी ऐसे मकाम के बारे में जिसको आपने विजिट किया, और दैट यू वुड लाइक टू विजिट, तो ऐसा मकाम जहाँ पर आप विजिट करना चाहें, आप जाना चाहें यहाँ पे। मेक अ 1 पेज ट्रैवल एडवर्टाइजमेंट फॉर इट, इसके लिए आपने 1 पेज का एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है। यू विल नीड टू मेक द डेस्टिनेशन साउंड लाइक अ ग्रेट प्लेस टू विजिट, और आपने ऐसा शो करना है कि जिस जगह की बात आप करें बहुत अच्छी जगह है विजिट करने के लिए, एज वेल एज इंक्लूडिंग द फैक्ट्स, और उसमें आपने फैक्ट्स को भी शामिल करना है, उस जगह के बारे में कुछ हक़ाइक़ भी शामिल करने हैं ताकि लोग इंटरेस्ट ले सकें। केयरफुली पिकिंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आपने बहुत केयरफुली चूज़ करने हैं टू डिस्क्राइब द एरिया, उस एरिया को उसकी डिटेल्स बताने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए। विल हेल्प यू टू एडवर्टाइज इट, उसकी वजह से आपको उसका एडवर्टाइजमेंट में हेल्प मिलेगी। प्रोजेक्ट है हमारे पास। डू यू नो अबाउट कन्वर्सेशन, क्या आप कन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू के बारे में जानते हैं। कन्वर्सेशनिस्ट इज़ अ पर्सन हु प्रमोट्स और एक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। कन्वर्सेशनिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि बात करता है एनवायरनमेंट के बारे में, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जो हयात है उसके बारे में, उनकी हिफाजत के बारे में। डिस्कस वाई डू वी नीड टू लुक आफ्टर द एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, और इस बात को आप डिस्कस करें कि हमें इन चीज़ों की हिफाजत की ज़रूरत क्यों है, यानी माहौल की या जंगली हयात की हिफाजत की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दीज आर अ फ्यू एनिमल्स, यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं नेटिव टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नेटिव एनिमल्स हैं दैट आर एंडेंजर्ड, जो कि खतरे में है। डिस्कस इन ग्रुप्स, ग्रुप्स की शक्ल में डिस्कस करें ऑफ 3, यानी 3 बच्चों का ग्रुप बनाएं। वाई दे आर एंडेंजर्ड एंड व्हाट कुड बी डन टू सेव देम, यानी खतरे में क्यों है और उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। द माइटी ब्लैक बेयर इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग, शिकार की वजह से और जंगलात की कटाई या उनकी कमी की वजह से भी ये जो बड़ा काला सा भालू है, जो बेयर जिसको हम रीछ बोलते हैं, ये खतरे में है। रेस्क्यू सेंटर वाज इस्टेब्लिश इन 2010 में एक रेस्क्यू सेंटर बनाया गया इन बाल्कसर, चकवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान में। इस मकाम पर, चकवाल के मकाम पर ये बनाया गया है एक रेस्क्यू सेंटर इसकी हिफाजत के लिए। तमारखोर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। एंड इट वाज एंडेंजर्ड ड्यू टू हंटिंग एंड पोचिंग, यानी इसके गैर कानूनी शिकार की वजह से भी ये खतरे में है। सम कन्वर्सेशन एफर्ट्स सीम टू बी टेकिंग इफेक्ट बट इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एन एंडेंजर्ड स्पीशी, और इसकी हिफाजत के बारे में डिस्कशन हो रही है, यानी कन्वर्सेशन वगैरह चल रही है, लेकिन फिर भी इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज़
में शुमार किया जा सकता है, नहीं इसका रिस्क है कि ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल हो सकता है। इसके बाद है द इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ एंडेंजर्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो इंडस रिवर है दरिया सिंध, उसके जो डॉल्फिन्स हैं उनको खतरा है। This species is found in the Indus river system, but its habitat has been reduced due to dam building for irrigation. डॉल्फिन की ये जो नस्ल है इसका जो मस्कन है वो दरिया सिंध के सिस्टम में है, लेकिन यहाँ पर डैम बिल्डिंग की वजह से या ज़राअत के लिए जो पानी निकाला जाता है इस वजह से इसको खतरा है। एंड इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय पोल्यूशन इन द रिवर्स एंड फिशिंग यानी मछलियाँ पकड़ने की वजह से भी, इसके शिकार की वजह से भी, और जो आलूगी पानी में हो रही है उसकी वजह से भी, दोनों वजह से इससे इसको खतरा है। इस चैप्टर के लास्ट पेज पर हमें कुछ कन्वर्सेशनिस्ट के काम के बारे में बताया गया है। रीड अबाउट दिस कन्वर्सेशनिस्ट। इन कन्वर्सेशनिस्ट के बारे में पढ़े। स्टीव आर्विन, ऑस्ट्रेलियन, 1962 टू 2006 इनका टाइम पीरियड है और ये ऑस्ट्रेलिया से इनका बिलोंग करते थे। ही वॉज पैशनेट अबाउट कन्वर्सेशन, उनको गुफ्तगू करना बहुत पसंद था। ही बिलीव्ड दैट इफ़ पीपल न्यू मोर अबाउट एनिमल्स, अगर उनका ये मानना था कि अगर लोग जानवरों के बारे में और जानें, इवन द लेस कटली वंस, यानी ऐसे जानवर जो हम पेट रखते हैं उसके अलावा भी जो जानवर हैं उनके बारे में अगर लोगों को नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, दे वुड ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट देम, वो उनकी भी हिफाजत करना चाहेंगे, एंड देयर एनवायरनमेंट्स, उनके माहौल की। ही मेड टेलीविजन प्रोग्राम्स, उन्होंने टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाए इन विच ही शेयर्ड हिज एक्साइटमेंट, इसमें उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, इस कुदरती दुनिया के बारे में। टॉकिंग एंथुसियास्टिकली अबाउट स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स एंड अदर एनिमल्स, यहाँ पे उन्होंने स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स और दूसरे जानवरों के बारे में बात की। आर्विन ऑल्सो अर्ज्ड पीपल नॉट टू बाई थिंग्स लाइक टर्टल शेल्स एंड आइवरी कार्विंग्स, उन्होंने बताया कि आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जो जानवरों की बॉडी से बनी हो। दैट ऑफन सोल्ड टू टूरिस्ट, और ये ऐसी चीज़ें टूरिस्ट यानी सयाह जो आते हैं दूसरे ममालिक से उनको बेची जाती हैं, बिकॉज इट एनकरेजेस पोचर्स, और इससे क्या होता है कि खैर कानूनी तौर पर जो लोग इन जानवरों का शिकार करते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जो जानवरों से सामान लेकर या उनकी स्किन वगैरह यूज़ करके बनाई गई हुई। ऑल्सो वॉज कंसर्न अबाउट लैंड क्लियरिंग लीडिंग टू लॉस ऑफ हैबिटेट, और उसके अलावा वो जंगलात की कटाई के भी खिलाफ थे कि जिसकी वजह से उनके जो जानवरों के मस्कन है उसको नुकसान पहुंचता है। व्हेन ही वाज एबल टू ही बॉट लार्ज एरियाज ऑफ लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, जब वो इस काबिल हुए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी, और फिजी में भी, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका में भी, टू क्रिएट प्रोटेक्ट पार्क्स, यहाँ पे उन्होंने पार्क्स बनाए जहाँ पे इन जानवरों की हिफाजत की जा सके या उनको रखा जा सके। इसी तरह यहाँ पे जो सेकंड कन्वर्सेशनिस्ट है दैट इज जैक्स कॉस्ट्यू, फ्रेंच, 1910 टू 1997 इनका टाइम पीरियड है और ये फ्रेंच से बिलोंग करते थे। एक्सप्लोर द ओशंस एंड शेयर्ड हिज नॉलेज, उन्होंने ओशंस को यानी समंदरों को एक्सप्लोर किया और अपना नॉलेज जो उनका अपना इल्म था उसको उन्होंने शेयर किया अबाउट मेरीन वाइल्ड लाइफ, जो पानी के अंदर जो मेरीन लाइफ होती है, जो पानी के अंदर की ज़िंदगी है, उसके बारे में उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ, बाय मेकिंग और 120 डॉक्यूमेंट्रीज, उन्होंने तकरीबन 120 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई फिर टेलीविजन के लिए, एंड राइटिंग और 50 बुक्स, और तकरीबन 50 से ज़्यादा किताबें लिखी। ही इम्प्रूव डाइविंग मेथड्स, उन्होंने डाइविंग की जो मेथड्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया। यूज टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड अंडर वाटर, जो कि पानी के ज़र ज़मीन जो दुनिया है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। In 1960 he created a successful campaign to stop nuclear waste from being dumped in the sea near France, और उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जिसमें जो न्यूक्लियर जो वेस्ट है यानी जो बनाती हैं कंपनीज़ वगैरह, उसमें न्यूक्लियर मादा जो शामिल होता है या जो एटमी तवानाई के लिए जो प्लांट बनाए जाते हैं उसमें जो वेस्ट निकलता है, तो उन्होंने इस एक तहरीक चलाई थी जिसके बाद उसको रोक दिया गया, समंदर में पानी में उसको जो बाकियात हैं उसको नहीं डाला जाएगा, तो इनकी तहरीक कामयाब हुई। 1973 ही क्रिएटेड द कॉस्ट्यू सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओशन लाइफ, और उसके बाद उन्होंने 1973 में एक सोसाइटी भी बनाई थी अपने नाम से जिसमें ओशन लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए बात की जाती है। ही वाज गिवन अ नंबर ऑफ नेशनल अवार्ड्स, बहुत से कौमी अवार्ड भी मिले फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, मुख्तलिफ ममालिक से, फॉर हिज वर्क अपने काम के लिए, इंक्लूडिंग द हाइस्ट नेशनल अवार्ड इन फ्रांस, और इसमें जो फ्रांस का सबसे बड़ा जो कौमी अवार्ड है वो भी शामिल है, द लीजन ऑफ ऑनर, ये उस अवार्ड का नाम है जो उनको मिला था। यूज़ द इन्फॉर्मेशन अबव, जो आपको ऊपर मालूमात दी गई है उसको इस्तेमाल करें टू मेक अ पोस्टर, एक पोस्टर बनाने के लिए। दिस कैन बी अ डबल पेज इन योर नोटबुक और पेपर, आप नोटबुक पे या पेपर पे भी बना सकते हैं। अबाउट वन कन्वर्सेशनिस्ट, किसी एक के बारे में। फाइंड आउट मोर अबाउट द कन्वर्सेशनिस्ट, इस कन्वर्सेशनिस्ट के बारे में और जानने की कोशिश करें। एंड ऐड मोर डिटेल्स, और कुछ और तफसीलात भी शामिल करें। डिस्प्ले व्हाट यू फाइंड आउट अबाउट द लाइफ, और ये भी बताएं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको क्या मिला। देयर कॉन्वर्सेशन वर्क, उनके कॉन्वर्सेशन के काम के बारे में। देयर अचीवमेंट्स, और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं जो उनकी कामयाबियाँ हैं उनके बारे में बात करें। एंड मोर, उसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो दे ट्राई टू फाइंड और ड्रा अ पिक्चर ऑफ द कन्वर्सेशनिस्ट, किसी कन्वर्सेशनिस्ट की पिक्चर ड्रा करने की कोशिश करें या उनकी पिक्चर को तलाश करने की कोशिश करें कि वो दिखने में कैसे थे या वो कौन थे।
ड्रॉ देयर फेवरेट एनिमल्स टू एंड इंक्लूड दीज पिक्चर्स इन योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट में उनके फेवरेट एनिमल्स की पिक्चर्स को भी शामिल करें। सो किड्स, यहाँ पे आपको अक्सर जो एक्सरसाइजेज़ हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। कभी आपको एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना होता है, कभी कोई पोस्टर बनाना होता है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है, आप कैनवा को ज्वाइन कर लो, इससे आपको बहुत आसानी होगी, बिकॉज़ ये बहुत इजी टू यूज़ है और यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे डिफरेंट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप आसानी से अपने जो होमवर्क के लिए आपको चाहिए या आपको प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के लिए जो भी आपको पोस्टर्स वगैरह चाहिए वो आप वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो खुद विदाउट हेल्प। आपको किसी बड़े की, पेरेंट्स की या अपने सिबलिंग्स वगैरह की किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद आसानी से अपने रिक्वायर्ड जो प्रोजेक्ट है उसको खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।